नमस्कार साथियों, सामाजिक प्रक्रियाओं के भाग 2 के इस पाठ के अंतर्गत हम पर संस्कृति ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। पर संस्कृति ग्रहण से तात्पर्य दो या दो से अधिक संस्कृतियों के बीच संपर्क तथा उससे होने वाले परिणाम से है। पर संस्कृति ग्रहण को अंग्रेजी में एक्लचरेशन कहते हैं। पर संस्कृति ग्रहण वह सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसमें दो संस्कृतियाँ संपर्क में आती है और समय के साथ एक दूसरे के सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान करती है, परंतु इस क्रम में अपना अस्तित्व कोई भी संस्कृति नहीं खोती है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर दोनों संस्कृतियाँ सह अस्तित्व के रूप में उपस्थित रहती है। दोनों ही संस्कृतियाँ अपने सांस्कृतिक तत्वों को बचाने में कामयाब रहती है। कोई भी संस्कृति अपने तत्वों को खोती नहीं है, बल्कि एक दूसरे से आदान प्रदान कर अपने आप का सांस्कृतिक भंडार जो है उसको वो समृद्ध करती है। दोनों संस्कृतियाँ जब आपस में एक्सचेंज करती है, जब सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान करती है, तो इस आदान प्रदान की प्रक्रिया में दोनों ही संस्कृतियाँ समृद्ध होती जाती है। अब हम देखेंगे पर संस्कृति ग्रहण की विशेषताएं। चूँकि यह अवधारणा भी सामाजिक है, इसलिए दो या दो से अधिक संस्कृतियों के बीच संपर्क के इस प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। दूसरी विशेषता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क होता है। तीसरी विशेषता है सांस्कृतिक तत्वों की द्विआयामी प्रक्रिया है। द्विआयामी मतलब 2 डायमेंशनल प्रोसेस है। 2 डायमेंशनल प्रोसेस का मतलब यह है कि दोनों ही संस्कृतियाँ सांस्कृतिक तत्वों को आदान प्रदान करती है। चौथा है चेतन तथा अचेतन दोनों है। दोनों ही संस्कृतियों का अस्तित्व बचा रहता है। आत्मसातीकरण या आत्मसात्मीकरण एसिमिलेशन पर संस्कृति ग्रहण के विपरीत यह एक आयामी प्रक्रिया है, अर्थात जहाँ पर संस्कृति ग्रहण द्विआयामी थी, यहाँ पर आत्मसातीकरण एक आयामी प्रक्रिया है, 1 डायमेंशनल है। इसमें कोई भी प्रवर्तक समूह या बाहरी समूह अपने मेजबान समूह से इतना अधिक सांस्कृतिक तत्वों का आयात या ग्रहण करता है कि धीरे धीरे उसका अस्तित्व या पहचान पूर्णतः समाप्त हो जाती है। वह अपनी विशेषताओं को पूर्ण रूप से खोकर मेजबान समूह का अंग बन जाता है। जैसे भारतीय संस्कृति के बारे में आप उदाहरण ले सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी संस्कृतियों के लोग आए, हूण, कुषाण, पाषाण, हूण, कुषाण, तुर्क, ये सब यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने भारतीय संस्कृति के साथ आदान प्रदान किया और यहाँ की मेजबान संस्कृति जो भारतीय संस्कृति उसमें वो घुल मिल गए और उनकी संस्कृति पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। अब आत्मसातीकरण की विशेषताएं। आत्मसातीकरण अचेतन प्रक्रिया होती है। यह एक आयामी प्रक्रिया है और इस सांस्कृतिक संपर्क में एक समूह का अस्तित्व दूसरे समूह में खो जाता है तथा यह अस्थायी न होकर स्थायी प्रक्रिया है, क्योंकि आत्मसातीकरण में जब मेजबान समूह में मिल जाता है तो वह स्थायी प्रक्रिया है। अब हमें यहाँ ये देखना है कि ये जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं इनका क्रम कैसे रहेगा। तो सबसे पहले संपर्क होता है, संपर्क के बाद में संघर्ष होता है, क्योंकि जब संपर्क होगा तो दोनों के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद आएंगे तो संघर्ष होगा, और संघर्ष चूँकि ज़्यादा दिन नहीं चलता है इसलिए कुछ समय के लिए उसमें समायोजन होगा। जब समायोजन होगा तो सहयोग होगा, और जब सहयोग होगा तो पर संस्कृति ग्रहण होगा, और पर संस्कृति ग्रहण के बाद आत्मसातीकरण, और आत्मसातीकरण के बाद एकीकरण होता है। एकीकरण के अंतर्गत सामाजिक एकता का भाव होता है। एकीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक समूह अपने आपसी हितों या मतभेदों को भुलाकर किसी वृहद लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करते हैं। इसमें एकीकरण में एक तरह से सहयोगात्मक प्रक्रिया है और इसमें लोग आपसी मतभेदों को भुलाकर और किसी वृहद लक्ष्य की प्राप्ति, ताकि उस सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, और एक होने का भाव प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखेंगे एकीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या है। एकीकरण में भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का होना जरूरी है। एकीकरण अस्थायी होता है। एकीकरण अचेतन या चेतन हो सकता है। एकीकरण की मात्रा उपस्थित चुनौतियों, उद्देश्यों के समानुपातिक संबंध और सामान्य लक्ष्य का होना अति आवश्यक है। हालांकि एकीकरण स्थायी नहीं होता है, क्योंकि चुनौतियां जैसे ही समाप्त हो जाएगी पुनः समूह आपस में संघर्ष करने लग जाएंगे, और जैसे ही एकीकरण चुनौतियां समाप्त होती है तो उनके बीच में हितों को लेकर टकराव होता है, जिससे वो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। थैंक यू।